नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे कांग्रेस में अंतरकलह, क्या बैच है वजह। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अंतरकलह से गुजर रही कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव की तैयारी का दावा कागजी साबित हुआ है। दावा था कि बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले कर लिया जाएगा ताकि पार्टी नई ऊर्जा और नए चेहरों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर सके। लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बनाए गए अध्यक्ष दीपक बैज अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाए। यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ मचने लगी है। विधानसभा चुनाव के बाद हार का सामना करने वाले कई प्रत्याशियों ने पार्टी संगठन के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। इससे ऐसा संदेश गया कि कांग्रेस में अंतरकलह उफान पर है। इससे उबरने के लिए पार्टी संगठन में व्यापक फेरबदल करने की सोच रही है। माना जा रहा है कि नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं। उधर कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए लोगों को संगठन में जिम्मेदारियां देने की बात की गई थी ताकि संगठन में और मजबूती के साथ कसावट आ सके। नई टीम की नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ने का प्लान था और कई युवा चेहरों को भी शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। ऊपर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर महादेव सत्ता ऐप में एफआईआर भी हुई है। तो संगठन में सबसे अहम बदलाव उन क्षेत्रों में होने की बात की गई थी जहां पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। रायपुर शहर ग्रामीण, दुर्ग, कवर्धा, बलौदा बाजार, महासमुंद, बलरामपुर चले जाइए, कोरिया, सरगुजा, रामानुजगंज, बैकुंठपुर, कोरबा, सक्ती, राजनांदगांव ग्रामीण और बिलासपुर समेत ज्यादातर जिलों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब बदलाव होना था, तैयारी नए सिरे से होनी थी, लेकिन क्या उतनी हो पा रही है? कांग्रेस को न जाने ऐसा क्या हो गया है कि चीजों में परिवर्तन हो नहीं पा रहा। कैसे वो 24 को फतह कर पाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। अंतरकलह वाली स्थिति नहीं है। होता यह है कि हर चुनाव के पहले कुछ लोग जिनकी पार्टी की विचारधारा में बहुत ज़्यादा दृढ़ आस्था नहीं होती, ऐसे लोग दल बदल करते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करते हैं, कुछ लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब करते हैं। सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है और ऐसे लोग जो जा रहे हैं उसका भी स्वागत है, जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। देखिए, कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है, कई टुकड़ों में बिखर चुकी है। अब उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। संगठन पूरा बिखर चुका क्योंकि 5 वर्षों में किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं हुआ। कल राजनांदगांव में एक कार्यकर्ता ने अपनी व्यथा बताई है। आप देखें, संगठन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उन्हीं के कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं। तो कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है तो वो कहाँ से निर्णय लेंगे? वो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि वो निर्णय लेंगे तो शायद कोई कार्यकर्ता उस निर्णय का पालन नहीं करेगा। अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेसी। बड़ा विषय है। 5 वर्षों तक शासन करने के बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति है जो काफ़ी चिंताजनक और दयनीय है, पर कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। वाकई में देखिए, अंतरकलह, कांग्रेस तो इस चीज को डिनाई कर रही है कि कोई अंतरकलह नहीं है। सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, हो सकता है वो पूरी ना हुई हो, इसलिए वो जा रहे हैं। जो जा रहे हैं वो बिल्कुल चले जाएं, जो आ रहे हैं उनका भी वेलकम करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात को समझना तो पड़ेगा। कांग्रेस क्योंकि आज भले इस चीज को मना कर दे या वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दे कि कोई अंतरकलह नहीं है, लेकिन जो बदलाव होना था, जिस नई ऊर्जा की बात हो रही थी, जिन नए चेहरों की बात हो रही थी, वो कहाँ हैं? लोकसभा का चुनाव है, बहुत फर्क पड़ता है, उस हिसाब से तैयारी नहीं है। और निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी दीपक बैज को दी गई थी, क्या वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं? जिम्मेदारी उनकी थी तो करना भी था, कहाँ पेच फंसा है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जसविंदर बग्गा हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नहीं जुड़ी है इस विषय पे, ये उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्योंकि हमारे तक पहुंची है, तो प्रतिक्रिया में आपने सुना कि वो सीधे डिनाई कर रहे हैं कि अंतरकलह नहीं है। कुछ लोग होंगे जो परेशान होंगे या जिनको लगता होगा कि संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो सब कुछ ठीक है। तो ये उन्होंने एक पूर्ति कर दी, मुझे लगता है, ये बयान देकर, लेकिन क्योंकि इस चर्चा में तो वो शामिल नहीं है। इस चर्चा की शुरुआत के शर्मा जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दीपक बैज को जिम्मेदारी जो मिली, क्या उस जिम्मेदारी को उतने अच्छे से निभा पाए हैं? विधानसभा के बाद बहुत बड़ी प्लानिंग्स होती है। भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं ना कि 24 आवर्स वो चुनावी मोड में रहती है। तो यहाँ पर क्या कांग्रेस में जो बदलाव होने थे, जिस नई ऊर्जा की बात हो रही थी, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही? कहाँ है वो चेहरे, कहाँ है वो नाम जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? कैसी तैयारी, कैसे फतह होगा छत्तीसगढ़ से लोकसभा?
कि दीपक बैस की जो नियुक्ति हुई थी, आपको मालूम है विधानसभा चुनाव के पहले मोहन मरकाम के स्थान पे इनको जिम्मेदारी दी गई थी और माना जा रहा था कि ये भूपेश बघेल के नजदीकी हैं और जो सांसद रहे बस्तर को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा था। बस्तर में जिस तरह आपको मालूम है कि भाजपा मुक्त था, सरगुजा भाजपा मुक्त, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव में जो चली है, जब कोई भी पार्टी सरकार में रहती है तो सत्ता के भारी होता है संगठन पर, यह कहा जाता है। कहीं बहुत कुछ ऐसे स्थान पर कोई निर्णय देखने को मिलता है कि सत्ता के ऊपर कोई संगठन आगे हो, लेकिन कांग्रेस में वही स्थिति मैं कह रहा हूं कि सत्ता जाने के बाद जो हार, जिसकी इनकी अपेक्षा नहीं थी कहा जा सकता है, 71 विधायक इनके थे, उसके जो करारी हार कहा जा सकता है कि पहली बार भाजपा को यहाँ 54 विधायक जीत गया है। इसके बाद की स्थिति देखेंगे तो लगातार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं की है। महासमुंद, कोरबा और दुर्ग में एक एक सीट पिछले चुनाव में जीती है, लेकिन 2019 में कोरबा और बस्तर 2 सीट इनके पास थी। और अभी की स्थिति में कहेंगे तो अभी 5 प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। भाजपा सभी 11 प्रत्याशी घोषित करने के साथ लोकसभा वार कार्यालय खोलने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी दे चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कमजोर आंकना मुझे लगता है कि गलत होगा राजनीतिक दृष्टि से। 35 विधायक उनके पास हैं और हर ब्लॉक स्तर पर और नीचे बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस यदि पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है और खासकर मुद्दों के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व में निश्चित रूप से जो मोदी की जो चेहरा है और उनकी लोकप्रियता है और उनके जो काम की बात, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, जिसके तहत केंद्र सरकार काम कर रही है, तो उसमें जो कांग्रेस की जो कहते हैं आज मुद्दों को लेकर उनकी बैठक हुई है, क्या घोषणा पत्र लेके आते हैं। जैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात है, इस प्रकार से किसानों के लिए क्या योजना लेके आते हैं। देश भर के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात कही गई। क्या समर्थन मूल्य कम हो रहा है देश में, अभी देश राष्ट्रीय स्तर पर विचार करें, क्या उसको बढ़ाने की बात है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे लगातार कांग्रेस के पूर्व विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हुए और भाजपा का जो एक प्रवेश उत्सव लगातार मना रही है कि हर जगह देखेंगे तो 10,000 से ज्यादा कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से कांग्रेस छोड़ के लोग भाजपा में आए हैं। आप पार्टी के पदाधिकारी भी, जो प्रदेशाध्यक्ष है वो भी आए हैं, सैनिक पार्टी वो भी पूरी तरह समाप्त होकर भाजपा में विलय हो गए। इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो भाजपा का अभी फिलहाल देखेंगे तो छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। लेकिन अंतर कला की जो बात कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन में आप राजनांदगांव की घटना को देखिए। जो जिला पंचायत सदस्य है वो पूर्व मुख्यमंत्री के सामने जो राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं उनके समक्ष अपनी बात रखी है कि जब सरकार में थे तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, इस तरह से आरोप लगे। दूसरा एक लेटर अभी अरुण सिंह सिसोदिया का चल रहा है सोशल मीडिया में, आप देखेंगे कि जिस तरह से मतलब एक राजनीतिक सलाहकार जो थे उनके सुपुत्र को 5,89,00,000 रुपए का भुगतान संगठन से किया गया। लेकिन ठीक है, उनकी कंपनी रही होगी, वास्तविक हो सकता है, लेकिन उसमें नीतिगत जो बात कही रही कि अध्यक्ष की अनुमति है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अंदरूनी कलह तो इसी तरह से बाहर आता है जब कोई मजबूत पार्टी यदि रहती है और जीतने की स्थिति रहती है तो उसकी ओर लोगों का बहाव भी एक रुझान, लहर जैसे कह सकते हैं, तो इस प्रकार से देखने को मिलती है। कांग्रेस में फिलहाल भी अभी कहेंगे तो 4 प्रमुख नेता की बात हो सकती है, जैसे भूपेश बघेल है, चरणदास महंत है, टी.एस. सिंहदेव है और ये चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, ये 4 जो प्रमुख रूप से हैं। जो आप जानते हैं कि 2018 में ये चारों के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चले थे। उसके बाद अभी जो चुनाव मैदान में आप देखेंगे तो ताम्रध्वज को महासमुंद से उतारा गया है, भूपेश बघेल राजनांदगांव से है और चरणदास महंत के स्थान पर उनकी पत्नी को फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। ये स्थिति में अभी टी.एस. सिंहदेव की क्या भूमिका है, क्योंकि बृहस्पति सिंह की वापसी नहीं हुई है, जबकि वहीं से दूसरे विधायक की वापसी हो चुकी है। जिस तरह से रोकने का जो प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जाए, प्रेमचंद जायसी को जिस तरह से रोका गया है, रामशरण यादव बिलासपुर के महापौर है उनका निलंबन समाप्त किया गया है। लेकिन अभी जो बात कहेंगे विनय जायसवाल को तो लाया गया है, लेकिन बृहस्पति से रोका गया है। सरगुजा में जिस तरह से 8-8 सीट भाजपा के पास है, तो ये जो वापसी है और बिलासपुर लोकसभा की दृष्टि से महापौर को वापस लाना एक देखना है कि कांग्रेस के लिए तो बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम कहेंगे तो कांग्रेस में जो विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो कार्यकर्ताओं में एक निराशा थी, उसमें उत्साह की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चलिए के शर्मा जी, रोकूंगी मैं।
जसविंदर बग्गा जी, भारतीय जनता पार्टी की तो स्ट्रैटेजी बहुत अलग तरीके से काम करती है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस आज इस चीज को मना करती है कि कोई अंतरकलह नहीं है। उसके बहुत सारे उदाहरण मेरे आपके सामने हैं। अभी के शर्मा जी ने भी बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया। फिर भी कुछ चेहरे ऐसे हैं, कहते हैं ना कि देखिए जनता है, उन्होंने भी यदि काम किया है, वो जनता के बीच है, तो जनता क्या सोचकर क्या निर्णय ले रही है, ये जनता का बड़ा निर्णय होता है। तो क्या इसे थोड़ा सा भी चुनौती जैसा मानते हैं? भले ही अंतरकला है, लेकिन जो चेहरे अभी चुनावी मैदान में निश्चित तौर पर जो एक चेहरा है, वो एक कितनी बड़ी चुनौती उसको मानती है बीजेपी? देखिए, चुनाव राजनीति, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को अपने सामने वाली पार्टी को कमजोर नहीं मानना चाहिए, किसी प्रत्याशी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। ये चुनाव है। जिस प्रकार से हम चुनाव में जब जाते हैं, जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने एक विषय कहा है कि क्योंकि उनको ये आशंका नहीं थी कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में कि उनकी 70 सीटें थी और वो 35 सीटों पर उतर आ गई है, इसलिए उनके अंदर अंतरकलह दिख रही है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और कहता भी हूं कि चुनाव क्रिकेट के मैच जैसा होता है। हर इनिंग जब आप खत्म करके नई इनिंग स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, और चुनाव भी वैसा ही है। आप 90 में से 50 सीटें जीते, 55 जीते या 75, जब आप अगली बार चुनाव में जाते हैं तो शून्य से प्रारंभ करते हैं। हर वोट की गिनती होती है और उसी के अंतर्गत प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कोई सरकार वापस आती है या सत्ता से हट जाती है, जैसा कांग्रेस 2023 के चुनाव में हटी है। जहां तक उनके अंतरकलह की बात है, देखिए अंतरकलह तो 2018 के चुनाव के पहले से बना हुआ था, जब कांग्रेस ने 2018 के चुनाव को जीतने के लिए, विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए 4 अलग अलग क्षेत्रों के 4 अलग अलग प्रमुख नेताओं को मुख्यमंत्री पद के रूप में लगभग घोषित करके चुनाव लड़ा था। एक तरफ उन्होंने भूपेश बघेल की बात की थी, एक तरफ टी.एस. सिंहदेव का नाम रखा, एक तरफ महंत जी को आगे किया और एक तरफ ताम्रध्वज साहू को। अंत में हुआ क्या? इन चारों के बीच में जब इनर फाइट हुई, अंतरकलह हुआ, तो आलाकमान को इनके बीच में समझौता कराने के लिए आना पड़ा। और समझौते में एक व्यक्ति को, मुझे लगता है कि महंत जी को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला। ताम्रध्वज साहू, जिन्हें लगभग घोषित कर दिया गया था और वो घोषणा के बाद अपने क्षेत्र में वापस भी आ गए थे, अचानक 2 नेताओं ने मिलकर ताम्रध्वज साहू की दावेदारी को रोका है और रोककर आपस में एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बनाई कि 2.5 साल भूपेश बघेल और 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव, हम दोनों मिलकर 2.5 साल के मुख्यमंत्री बन जाए। और इस सहमति को लेकर दिल्ली से वापस आया भूपेश बघेल। अंतरकलह तो वहीं से प्रारंभ हो गया था, 5 वर्ष चलता रहा। किस प्रकार 2.5 वर्ष के बाद जिस समय टी.एस. सिंहदेव की बारी आई, भूपेश ने नकार दिया और अपने विधायकों की वहां परेड कराई दिल्ली में, अपना वजूद दिखाया और टीएस को मुख्यमंत्री पद से दूर कर दिया। लगातार टीएस और भूपेश के बीच में, लगातार ताम्रध्वज और भूपेश के बीच में अंतरकलह हमने 5 साल देखी है, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ 2.5 महीना पहले, चुनाव के 2.5 महीना पहले टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये अंतरकलह इनके टिकट वितरण में आपको लगातार दिखा है राखी जी, किस प्रकार बड़े नेताओं ने अपने लोगों को उपकृत करते हुए टिकट दिलवाने की कोशिश की, ताकि चुनाव के बाद उनको लगता था कि हम सरकार में वापस आ रहे हैं। हर नेता की नजर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी में थी और इस कारण से उन्होंने अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाने की कोशिश की। उसका ही परिणाम रहा कि जिस तरफ वो 75 पार की घोषणा करके चुनाव लड़ रहे थे, वो 35 में आगे अटक गए। अंतरकलह यही नहीं रुका, इसके बाद बड़े नेताओं ने अपने विरोधी विधायकों को या विधायक प्रत्याशियों को, पूर्व विधायकों को निपटाने का काम प्रारंभ किया। विनय जायसवाल को बाहर किया गया, लेकिन विनय जायसवाल को चूंकि वो किसी बड़े नेता के खास हैं, अभी उस विनय जायसवाल को कांग्रेस में वापस ले लिया गया है, जिन्होंने अपने ही प्रदेश सचिव के ऊपर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश सचिव थे, उनके ऊपर उन्होंने लाखों रुपए लेन देन का आरोप लगा दिया था। उस विनय सचिव को वापस ले लिए, लेकिन बृहस्पति सिंह क्यों वापस नहीं आ पाए? क्योंकि बृहस्पति सिंह एक बड़े दमदार नेता के विरोधी नेता हैं। तो ये अंतरकलह तो मुझे लगता है 2018 से हम देखते आ रहे हैं और अब तक हम लगातार देख रहे हैं राखी जी। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है देखिए कि हर राजनीतिक दल, छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात कर लूं तो पक्ष और विपक्ष है। के शर्मा जी, यदि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी है तो विपक्ष में मुख्य भूमिका कांग्रेस ही निभा रही है। इससे पहले सरकार में थी, भले ही सरकार चली गई, आप चुनाव हारे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को खुद भी एक आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है कि वो अपने आप को क्यों ऐसा या तो खुद ऐसा महसूस करने लगे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा है या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर सबसे बड़ी वजह वही काम कर जाती है जिसके लिए
कांग्रेस हमेशा पिसती है कि आपस की नोकझोंक, आपस की गुटबाजी, आपस का कोई एक डिसीजन नहीं आ पाता, जिसके चलते तमाम चीजें हो रही। क्योंकि भूपेश बघेल पे भी आप देख लीजिए कितनी सारी चीजों के इस समय पे इलेक्शन के बीच में सारी चीजें आना कि FIR हो रही है, उस पूरे मामले पे चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज नहीं है। देखिए, राजनीति में के समय का लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भूपेश बघेल के बारे में जो कह रहे हैं कि जो जुर्म दर्ज हो रहा है सट्टा मामले में, तो वो भाजपा कितना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कई बार पिछले चुनाव में आप देखे होंगे भूपेश बघेल को जेल तक भेज दिया गया था, लेकिन आए तो सीधा मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर मतदान करती है, ऐसा मुझे लगता है कि इतनी जागरूकता छत्तीसगढ़ ने दिखाई है। 2018 में जिस तरह से भाजपा 65 पार की बात कह रही थी, लेकिन जब जन घोषणा पत्र आया तो देखेंगे कि कांग्रेस एक तरफा जीती, और हारने के बाद भाजपा में भी वही स्थिति दिखाई दी थी जब कहा गया था कि कार्यकर्ता जिम्मेदार है। एक वरिष्ठ नेता का बयान आया था, एक समीक्षा को लेकर लगातार बात हो रही थी। तो ये स्थिति राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन मुद्दे यदि आते हैं, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि अभी भी 75 पार की बात कांग्रेस कह रही थी, लेकिन जनता ने जब मोदी की गारंटी आई, किसानों के हित की बात की या महिलाओं के बात कही, महतारी वंदन की बात करती, आदिवासियों को 5,500 रुपए तेंदुपत्ता का मानक बोरा की राशि देने की बात होती, तमाम प्रकार के जब इस प्रकार से मुद्दे आते हैं तो घोषणा पत्र के बाद भाजपा की स्थिति बदली है। यही स्थिति मैं कह सकता हूं, जैसे अब बग्गा जी ये सही चीज कह रहे हैं कि विपक्ष को यदि कमजोर आंकना सही नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि भाजपा 3 बार सत्ता में रहने के बाद कितनी सीटों पर आ गई थी, और अभी कांग्रेस जो है किस तरह से आधे पर आ गई है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन, दक्षिण में आप देखेंगे कई राज्यों में भाजपा का नहीं है। केरल में आज प्रधानमंत्री का दौरा है, वहां पे 0 स्थिति है, तमिलनाडु 0 है। ऐसे कई राज्य हैं। जब 400 पार की बात करेंगे तो बहुत स्थिति, हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो जांजगीर चांपा में एक भी विधायक नहीं है। उसी तरह से आप महासमुंद में आप देखेंगे और रायगढ़ में तो 4-4 की स्थिति है, और उसी तरह से आप बस्तर में देखेंगे तो 5-3 हो गया, जो पूरा था वहां पे अभी भी 3 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। और राजनांदगांव महत्वपूर्ण, जहां से भूपेश बघेल मैदान में हुए हैं, वहां कांग्रेस के 5 विधायक जीत के आए हैं, जहां रमन सिंह और विजय शर्मा और फिर भावना जो पंडरिया से जीत के आई है, उसके अतिरिक्त 5 विधायक अभी वहां पे हैं। एक अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, आदिवासी भी वहां पे एक सीट है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में हम बात करेंगे तो ऐसी सीटें नहीं है कि 2 सीट उनके पास है। उसके बाद मैं जैसे बता रहा हूं कि महासमुंद में आपने जो प्रत्याशी दिया है वो क्षेत्र बहुत लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, ताम्रध्वज साहू बड़ा नाम है, साहू समाज का वहां वर्चस्व रहा है। आप विद्याचरण शुक्ला, अजीत जोगी, पवन दीवान के बाद यदि वहां पे आप देखेंगे तो साहू समाज का ही सांसद का भाजपा की ओर से रहा है। चुन्नीलाल साहू की बात करें या चंदूलाल साहू की बात करें, तो कहने का मतलब ये कि राजनीति में संघर्ष रहता है जब तक परिणाम ना आ जाए। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो गठबंधन जो चल रहा है, यूपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी मिलकर यदि चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के सामने किस प्रकार की चुनौती पेश कर पाते हैं नेतृत्व को लेकर और मुद्दों को लेकर। चेहरे से ज्यादा मुझे लगता है कि मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं। भाजपा अभी चुनाव में बिना चेहरे के चुनाव मैदान में आई थी, मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव जीतने का एक प्रयोग था जिसमें वे सफल रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है मोदी की गारंटी। ये मोदी की गारंटी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा क्या लेके आती है, इसी प्रकार के मुद्दे जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट महत्वपूर्ण नजर आता है, जिसको लोग डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं और उससे उस पार्टी को लाभ होता है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी इस घोषणा मोदी की गारंटी के सामने। तो अभी जिस तरह से मुद्दे लेके आ रहे हैं, 50% यदि महिलाओं को नौकरी में आरक्षण की बात की जाती है, साल में गरीब वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात करी, तमाम इस प्रकार के मुद्दे अब धीरे धीरे यदि आते हैं तो मुद्दों में यदि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात करें, वो यदि भारी पड़ता है तो इतनी खराब स्थिति के जगह में बेहतर प्रदर्शन भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में स्थिति सुधर भी सकती है। इस प्रकार से भाजपा जो प्रयास कर रही, ठीक है कि कांग्रेस के लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपके जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी? क्या वो इसको स्वीकार करते हैं? सरगुजा में जो लेके आए हैं आप, उसको जिसके खिलाफ भाजपा के लोग मतलब काम करते रहे हैं, उनको आप टिकट सीधा लोकसभा दे रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता वहां मेहनत कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति, क्या वो कितना स्वीकार करते हैं? बड़े नेताओं की बात करेंगे, चूंकि अभी मोदी की
कि जो एक लोकप्रियता, एक लहर कहा जा सकता है, जिसके चलते हुए आपने मुख्यमंत्रियों को बदला है, बड़े बड़े चेहरों को किनारे कर दिया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो ये जो नए चेहरे जो आपके लाए हैं, इसके जगह में जो अभी शांत बैठे हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? क्या इस प्रकार से जो एकजुटता की बात भाजपा में आती है, वो तमाम प्रकार के बातें हैं। बहुत सारे चेहरों में आप बिहार में देखेंगे कि जो गठबंधन की स्थिति हो रही है, उड़ीसा में गठबंधन से कितना क्या लाभ मिलता है, जिसके खिलाफ थे, तो तमाम प्रकार के राजनीतिक कयास है। अभी मुद्दे आने दो, घोषणा पत्र आने दीजिए, अभी तो चेहरे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे चेहरे भी सामने नहीं आए। इसके बाद कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा चल रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, चलिए जसविंदर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। अब क्योंकि एक विधानसभा का एक पूरा कहते हैं ना कि उसकी जो टेरिटरी होती है वो बहुत अलग है, लोकसभा की बहुत अलग होती है, मुद्दे अमूमन वही होते हैं, लेकिन ये बात सच है जैसे के शर्मा जी बोल रहे हैं, घोषणा पत्र जो आता है तो जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जितना वो समझते हैं, अमूमन मुद्दों पर वोट करती है। कुछ कुछ जगह मुझे लगता है कि आपका चेहरा, आपका नेतृत्व, आपने पहले क्या काम किया है, यदि आपको मौका मिला है, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। क्योंकि पहले कांग्रेस थी, उसके बाद निश्चित तौर पर एक विश्वास हुआ, पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, बहुत सवाल उठते थे कि कौन चेहरा होगा, तो उन्हीं का नाम हमेशा चला। इस बार लोकसभा में भी तमाम चीजें लगभग सेम हैं, अलग से कोई बदलाव नहीं हुआ, तो कितनी उम्मीद लगती है यहां से सीट्स जो क्लियर होंगी? देखिए, कुल मिला के जितनी बातचीत शर्मा जी ने हम सबके बीच में रखी है, उसका लब्बो-लुआब यही है कि विधानसभा के चुनाव से लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है। जब हम विधानसभा चुनाव या छोटे चुनाव में जाते हैं ना राखी जी, तब हमारे समक्ष अपने क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं। हमारी सड़क कैसी है, बिजली कैसी है, पानी कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी है, टीचर की व्यवस्था कैसी है, दवा की व्यवस्था कैसी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस समय हम लोकसभा चुनाव में जाते हैं, क्योंकि हम लगातार फील्ड में रहते हैं, हमें बहुत अच्छे से इस बात का अनुभव आपको भी होगा राखी जी, और शर्मा जी को तो पक्का है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोकसभा के चुनाव में व्यक्ति उन बातों को देखता है कि उनके विधायकों का नेतृत्व करने वाला, देखिए अमूमन 7, 8, 9 विधानसभाओं के पीछे एक लोकसभा का सांसद होता है, तो वो सांसद उन विधानसभा के विधायकों के नेतृत्व के साथ किस प्रकार अपने क्षेत्र का विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास कर सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारे विधायक हैं, और हम केंद्र में भी चाहते हैं कि हमारे सांसद जीत के जाएं, और दोनों के सामंजस्य से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का एक नया विकास खड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी इन बातों के परे भी सोचता है जब वो लोकसभा चुनाव के बारे में सोचता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है। उसको लगता है कि ऐसा सशक्त नेतृत्व होना चाहिए जिसके अंदर बड़े निर्णय लेने की, कड़े निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसके अंदर उन निर्णयों को लागू करने की क्षमता हो, जिसके नेतृत्व करने से देश का स्वाभिमान बढ़ता हो, देश की सुरक्षा पे आंच न आती हो, और जिसके नेतृत्व में ऐसा लगता है कि देश में, विश्व के स्तर पर देश को एक नई छवि बनती हो। और ये सारी चीजें जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, आज लोगों को नरेंद्र मोदी जी में दिखती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इसी मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में अपने चमत्कारिक नेतृत्व से, अपने विजनरी निर्णयों से और अपने दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति से, संकल्प शक्ति के माध्यम से देश का नाम ऊपर किया है। और के शर्मा जी गारंटी की बात कर रहे थे, ताकि जी गारंटी, इस चुनाव मुझे लगता है फिर से गारंटी वर्सेस गारंटी की बात होगी। राहुल गांधी अपनी 25 गारंटियां लेके आ रहे हैं, वो महिलाओं को 1 लाख रुपए साल की बात कर रहे हैं, युवाओं को 1 लाख रुपए साल की बात कर रहे हैं। यही राहुल गांधी इसी छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश में आके महिलाओं को 15,000 रुपए, महतारी वंदन जो हमने 12,000 कहा था, उसके बदले उन्होंने 15,000 घोषित किया। लोगों ने उनकी गारंटी को नकार के हमारी गारंटी को स्वीकारा, क्योंकि हमारी गारंटी के साथ मोदी जी की गारंटी शब्द जुड़ा हुआ है, और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, उनकी प्रामाणिकता है, उनकी विश्वसनीयता है। यही राहुल गांधी 2019 में 72,000 रुपए बेसिक इनकम की बात करते थे गरीबों को। हमने, मोदी जी ने किसानों को सिर्फ 6,000 रुपए साल की बात की, और किसानों ने, देश की जनता ने मोदी जी को उस वक्त स्वीकारा था, 6,000 रुपए की गारंटी में स्वीकारा था, और राहुल गांधी की 72,000 की गारंटी को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो देखिए, विश्वसनीयता की बात है, गारंटियां तो दोनों पार्टी दे रही हैं। लोगों में जिस नेता के प्रति विश्वसनीयता होगी, जिस नेता की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, निर्णायक तो जनता की होगी कि आज वो पिछली बार की चीजों को और वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं वो किस तरह से उन चीजों को ले रही है, समझ रही है, और उनका मन क्या है। मुझे लगता है ये जनता का निर्णय होगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस में जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आज वो इस चर्चा में भी कोई उनके तरफ से जुड़ा नहीं, तो मुझे लगता है
ठीक है, कुछ चीजें उनकी हो सकती हैं, लेकिन यदि एक चर्चा में ये बात आ रही है कांग्रेस की तरफ से तो उनको निश्चित तौर पर चिंतन की जरूरत कहीं ना कहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय भी हो गया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस में अंतरकलह है, क्या बैज है वजह? देखिए, जिम्मेदारी इनको पहले से दी गई थी, लेकिन लगातार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। अंतरकलह तो इलेक्शन से पहले से चली आ रही थी, जब विधानसभा की बात हो रही थी तो लोकसभा तक सुधार होना था, लेकिन वो दिखता नहीं है। अभी भी वक्त है, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं, और भी चीजें आनी बाकी हैं, तो कम तो नहीं आंक सकते, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ के साथ कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।